माय यूट्यूब चैनल गाइस, आप सभी का अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर के जो आर का कैप्सूल है हमारा जियोग्राफी का। तो जियोग्राफी से संबंध जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमारे आर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको कराएंगे मोस्ट 50+ क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला है कि निम्नलिखित कथन सही है। यानी कि उसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हम केवल आंसर लिए और उनकी व्याख्या दी गई है। तो इसमें क्वेश्चन था कि एक एकंतिक जो होता है, एकंतिक बलन होता है वो क्या होता है। तो एकंतिक जो बलन होता है वो सामान्यतः तन संस्तर से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो तन संस्तर से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन सही है। तो जो उद्भेदित सेलों के बड़े आकार को बैथोलिक कहा जाता है। तो बैथोलिक से संबंधित इसमें कथन दिए गए हैं जो कि उससे बिल्कुल संबंधित है। तो इसमें है कि उद्भेदित सेलों के बड़े आकारों को क्या कहते हैं? तो बड़े आकारों को कहते हैं बैथोलिक। क्या कहते हैं? बैथोलिक। तो बैथोलिक होता क्या है? तो बैथोलिक अधिकतर सामान्यतः ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं परंतु सदैव नहीं। ये तो है कि जो बैथोलिक होते हैं वो सामान्यतः नॉर्मली ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं, पर आप ये कहो कि ये हमेशा ही ग्रेनाइट से निर्मित होंगे तो ये गलत है, ठीक है गाइस, सदैव नहीं। और दूसरा इसका विशेषता है कि जो बेहद गुंबदाकार आकार जिनके किनारों पर तीव्र अवनमन अज्ञात गहराई के होते हैं। जो बैथोलिक होते हैं उनके जो बृहद गुंबदाकार आकार होता है, उनके जो किनारे होते हैं, जो साइड से जो किनारे होते हैं वो तीव्र अवनमन अज्ञात गहराई के होते हैं। वो क्या होते हैं? तीव्र गहराई के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें इस व्याख्या दी गई है कि जो बैथोलिक आभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान का एक रूप है जो सामान्यतः ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। ये प्राय ये प्राय गुंबदाकार होते हैं। इनके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। कैसे होते हैं? खड़े ढाल वाले होते हैं। जैसे कुछ ढाल तो आपके ऐसे होते हैं कि वो धीमे धीमे नीचे आ रहे हैं, जब सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं तो वो आपके बैथोलिक होते हैं। तथा आकार तल अधिक गहराई में होता है। अपर्दन के पश्चात इसका ऊपरी भाग देखा जा सकता है। जब अपर्दन होता है, मिट्टी कटती है तो तब उसके ऊपरी भाग को देखा जा सकता है, परंतु इसका आधार कभी भी नहीं देखा जा सकता। इसके ऊपरी भाग को तो हम, क्योंकि इसका जो ढलान होता है वो एकदम सीधा होता है। कैसा होता है? एकदम सीधा होता है। तो हम इसके ऊपरी भाग को तो देख सकते हैं, लेकिन जो इसकी जस्ट नीचे का जो इसका ढलान का जो हिस्सा होता है उसे हम नहीं देखा जा सकता है। इसका ऊपरी भाग अत्यधिक असमान एवं ऊबड़ खाबड़ होता है। जो इसका ऊपरी भाग होता है वो काफ़ी असमान और ऊबड़ खाबड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहरोविशिक असंतता अलग करता है। यानी कि जो मेहरोविशिक जो असंतता है तो वो किसे अलग करता है? तो वो ऊपरी मेटल तथा निचली परपट्टी को अलग करता है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है वो मेटल जो ऊपर लगा हुआ है, मेटल की जो ऊपर की परत है उसे जो मेहरोविशिक असंतता है वो अलग कर देती है। किसे करती है? तो ऊपरी मेटल को और निचली परपट्टी को, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी हम व्याख्या देखते हैं कि भूपटल एवं मेंटल के संपर्क क्षेत्र में पी तरंगों का वेग 6.9 किलोमीटर होता है। जो पी तरंगें होती हैं उनका जो वेग होता है वो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर तक प्रति सेकंड हो जाता है। इस असंबद्धता को मोह असंबद्धता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इस असंबद्धता को मोह असंबद्धता कहते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की सतह निर्मित होता है तथा जो अवसादी सेल के संस्तर पर लगभग लंबवत होता है। यानी कि जो मैग्मा होता है, जो क्या कहते हैं, जो ज्वालामुखी होते हैं उनके फूटने पर जो मैग्मा निकलता है, जब वो ठोस होने पर जो उसकी जो दीवारें बन जाती हैं, दीवारों पर ठोस होकर जो निर्मित हो जाता है तथा जो अवसादी सेल के संस्तर पर लगभग लंबवत होता है। जो अवसादी सेल होते हैं उस पर ये लंबवत होता है। कैसा होता है? लंबवत होता है। तो वो क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डाइक। क्या कहते हैं? डाइक। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि डाइक मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का एक रूप है। जब धरातल के नीचे लावा का जमाव अवसादी चट्टानों के संस्तर के लगभग लंबवत होता है तो इसे डाइक कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो इसे डाइक कहा जाता है। इनकी मोटाई कुछ सेंटीमीटर से सैकड़ों मीटर तथा लंबाई कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि इसकी कहो तो कहीं मोटाई इसकी कुछ ही, मतलब थोड़ी बहुत ही मोटी होगी, और कहो तो कि इसकी मीटरों तक भी इसकी लंबाई मोटाई हो जाए। और जो लंबाई होती है कभी कभार तो इसकी लंबाई बहुत छोटी होती है, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि ये किलोमीटर तक भी फैल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें
नेक्स्ट है कि बलन जिसमें एक छोर सतत ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका रहता है। जो बलन होते हैं जिसमें एक छोर सतत ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका रहता है, जबकि दूसरा समकोण पर तीव्र से झुका होता है, समकोण पर तीव्र से झुका होता है तथा ढाल लगभग ऊर्ध्वाधर होता है। तो ये जाना जाएगा, यानी कि जो एक किसी चीज़ की हमें व्याख्या दी गई है, उसे समझाया गया है, तो उसे हम उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एकनति। तो एकनति क्या है? एकनति एक ऐसा बलन है जिसमें एक छोर सतत ढाल की ओर मध्यम ढंग से झुका रहता है, जबकि दूसरा समकोण पर तीव्रता से झुका होता है तथा ढाल लगभग ऊर्ध्वाधर होता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एकनति। क्या कहते हैं? एकनति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि जब किसी बलन की एक भुजा का झुकाव साधारण तथा ढाल क्रमशः होता है एवं दूसरी भुजा का झुकाव समकोण बनाते हुए होता है एवं एकदम खड़ा होता है, तो उसे एकनति या एक दिग्नति बलन कहा जाता है। क्या? एकनति या एक दिग्नति बलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनका निर्माण कैसे होता है? जब अवसाद संपीड़न एवं जुड़ते हैं तो यह प्रक्रिया जानी जाती है। जब अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है और अवसाद संपीड़न एवं जुड़ते हैं, जब अवसाद होते हैं और उनका संपीड़न होता है और वो जुड़ते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शिलीभवन। क्या कहते हैं? शिलीभवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन सही है। तो उसमें जो उत्तर है वो हमारा है कि ज्वालामुख इंगित करता है। जो ज्वालामुख होता है, ज्वालामुखी का जो मुख होता है वो क्या इंगित करता है या वो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसमें हम देखेंगे कि उन सभी की प्रक्रियाओं का जिसमें पिघले हुए चट्टानों के पदार्थ अथवा मैग्मा भू परपटी में प्रवेश करते हैं। यानी कि जो हमारी ज्वालामुखी होती है उसका जो मुंह होता है, तो वो उन सभी प्रक्रियाओं का जिसमें पिघले हुए चट्टानों के पदार्थ अथवा मैग्मा भू परपटी में प्रवेश करते हैं। यानी कि यहाँ से ही जो हमारे मैग्मा और जो भी होते हैं पदार्थ होते हैं वो हमारे इसी से ही अंदर प्रवेश करते हैं, किसमें? भू परपटी में प्रवेश करते हैं। तो नेक्स्ट है कि भारी मात्रा में पृथ्वी सतह की ज्वालामुखी चट्टानें ज्वालामुख से उद्गारित होती हैं। यानी कि काफ़ी मात्राओं में ऐसी हैं जो हमारी पृथ्वी से जो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी की जो भी लावा और जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो निकलते हैं। तो वो कहाँ से निकलते हैं? तो वो ज्वालामुखी के मुख से ही निकलते हैं, उद्गारित होते हैं। नेक्स्ट है कि पिघली हुई चट्टानों के पदार्थ का पृथ्वी सतह पर उद्गारित होने के बाद उनके क्रिस्टलीय अथवा अर्ध क्रिस्टलीय आकार में ठोस होने की प्रक्रिया है। जो ज्वालामुखी होते हैं उनकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई किससे बढ़ती है? तो वो क्या कहते हैं, जब बार बार ज्वालामुखी फूटते हैं तो उनमें से जो मैग्मा निकलता है वो साइड से इकट्ठा होता रहता है, जिसके कारण वो एक पर्वतनुमा आकार ले लेते हैं। किसका? पर्वतनुमा आकार ले लेते हैं, जो कि अर्धक्रिस्टलीय आकार में ठोस होने की प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 है, उन्हें सुमेलित कीजिए। और ये सही सुमेलित भी हैं गाइस, तो बस आपको देखना है और पढ़ना है। जिसमें पहले एक साइड दिया गया है कि भूवैज्ञानिक कल्प है, यानी कि एक साइड हमें भूवैज्ञानिक कल्प दिए गए हैं तथा दूसरी साइड विशिष्ट जीव और घटना दिए गए हैं। तो जिसमें हमारा देखते हैं, पहला है कि परवर्ती प्रेकिम्बियन। जो परवर्ती प्रेकिम्बियन होता है तो वो क्या होता है? तो वो स्पंज होता है। क्या? स्पंज होता है। और कार्बोनिफेरस जो होते हैं वो कोयले से उत्पन्न होते हैं। किससे? कोयले से। फिर है कि डेवोनियन। तो डेवोनियन क्या है? तो डेवोनियन से मछलियाँ उत्पन्न हुई हैं। किससे? डेवोनियन से। फिर है कि ऊपरी क्रस्टेशियम, जो कि हिमालयी परिवर्तन है। क्या है? हिमालयी परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रादेशिक कायांतरण से निर्मित अधिक स्थूल कायांत्रिक सेल में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? यानी कि जो सामान्यतः प्रादेशिक कायांतरण से निर्मित अधिक स्थूल कायांत्रिक सेल जो होती हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। चलिए हम इसकी विशेषताएं देखते हैं, जो कि इस साइड हैं। तो इसकी विशेषताएं होती हैं कि ये चट्टानें पूर्णतः क्रिस्टलीय होती हैं। ये चट्टानें कैसी होती हैं? तो पूर्णतः क्रिस्टलीय होती हैं और इनके संगठन क्रिस्टल में धारियां अथवा समांतर विन्यास होता है। क्या होता है? धारियां अथवा समांतर विन्यास होता है। और उनके एक ही दिशा में दीर्घ अक्ष निर्देशित होते हैं। क्या होते हैं? एक ही दिशा में दीर्घ अक्ष निर्देशित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या देखते हैं कि जब रूपांतरण की क्रिया एक विस्तृत क्षेत्र में होती है तो इस प्रकार के रूपांतरण को प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय रूपांतरण कहा जाता है। इसमें संपीड़न तथा ताप दोनों का योगदान रहता है। इस प्रकार के रूपांतरण में रूपांतरिक सेल रवेदार हो जाती हैं। कैसी सेल हो जाती हैं? रवेदार हो जाती हैं। यदि मौलिक सेल पहले से ही रवेदार होती हैं तो उनमें रवों का पुनः निर्माण नए ढंग से होता है। यानी कि जो सेल हैं, मौलिक सेल हैं, उनमें अगर रवे का जो निर्माण है वो पहले से ही है तो फिर क्या कहते हैं, उसमें जो रवे होते हैं उनका पुनः निर्माण नए ढंग से होता है। इस प्रकार से चूना पत्थर का संगमरमर, सेल का स्लेट, बिटुमेंस का एंथ्रासाइट तथा स्लेट का फ्लाईमाइस में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि जो संगमरमर है वो किससे परिवर्तित होता है? तो चूना पत्थर से क्या बनता है? संगमरमर बनता है। सेलों से स्लेट बन जाते हैं और बिटुमेंस का एंथ्रासाइट बन जाता है। और जो स्लेट होते हैं उनसे फाइलाइक
बन जाता है। क्या बन जाता है? फाइलाई बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 जिसमें क्या कहते हैं अपचय की विशेषताएं दी गई हैं और सूची 2 में दी गई हैं अपचय के विभिन्न पक्षों के संबंध। क्या दिए गए? सूची दूसरे में दिया गया अपचय के विभिन्न पक्षों के संबंध। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है इसमें आगे देखते हैं, इसमें है कि सूची 1 है का जिसमें दिया गया है कि बिना रासायनिक परिवर्तन के, तो बिना रासायनिक परिवर्तन के क्या होता है? तो यांत्रिक अपक्षय चट्टानों का विघटन। तो क्या होता है? यांत्रिक अपक्षय चट्टानों का विघटन। आगे है कि चट्टानों का विलयन, चट्टानों का विलयन एवं रासायनिक अपक्षय में लाल रंग। तो रासायनिक अपक्षय में लाल रंग कैसा होता है? तो वो वियोजन ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, पीला अथवा भूरा रंग, फिर है कि है कि लोह यौगिकों पर ऑक्सीकरण। तो लोह यौगिकों पर ऑक्सीकरण क्या होता है? तो अपचय में एक सार्वभौम लक्षण का प्रभाव है। क्या है? अपचय में एक सार्वभौम लक्षण का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना के निम्नलिखित स्वयं सिद्ध कथन सही है। तो कौन सा इनमें से स्वयं सिद्ध कथन सही है गाइस? तो पहला है कि सौरमंडल आदि सूर्य अथवा अन्य अंतर्वेदी तारा से बना था। जो सौरमंडल है वो हमारा आदि सूर्य तथा अन्य अंतर्वेदी ताराओं से बना था। नेक्स्ट है कि आदि सूर्य अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, यानी कि जो आदि सूर्य है वो अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है, यानी कि यहाँ का यही घूमेगा। फिर है कि अंतर्वेदी तारा की ज्वारीय शक्ति आदि सूर्य से अधिक है। जो अंतर्वेदी तारा होते हैं उनकी जो ज्वारीय शक्ति होती है वो सूर्य से अधिक होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जेम्स जीन्स के अनुसार अंतर्वेदी तारा आकार तथा आयतन में आदि सूर्य से बहुत अधिक विशाल था। जो अंतर्वेदी तारा था वो आकार तथा आयतन में आदि सूर्य से बहुत अधिक विशाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन सही है। तो निम्नलिखित कथन कौन सा है? कि परिप्रशांत पेटी में भूकंप की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जो परिप्रशांत पेटी होती है उसमें भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जो नवीन बलित पर्वत का एक क्षेत्र है, जो परिप्रशांत पेटी है वो एक नवीन बलित पर्वत का एक क्षेत्र है, जिसके कारण वहाँ भूकंप आने की ज़्यादा वो रहती है गुंजाइश। फिर है कि सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का भी क्षेत्र है और अभिसारी प्लेट सीमा का एक क्षेत्र है। क्या है? अभिसारी प्लेट सीमा का एक क्षेत्र है, इसलिए परिप्रशांत पेटी में भूकंप अधिक आते हैं। नेक्स्ट है कि किस दिशा में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से दिक्पात करता है, यानी कि वह कौन सी दिशा है जिसमें उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से दिक्पात करता है? तो वो कौन सी है? तो वो है पश्चिमी। कौन सी है? पश्चिमी। जो चुंबकीय ध्रुव समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं वो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। वर्तमान समय में चुंबकीय उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कनाडा में प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा स्थित है। कहाँ पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? कनाडा में। और कितने? तो 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर में। और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव जो है वो 68 डिग्री दक्षिण में एवं 143 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अटलांटिक में दक्षिणी विक्टोरिया नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पर? अटलांटिक में दक्षिणी विक्टोरिया नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कल्प डायनासोर के विलुप्त होने तथा फूलों वाली वनस्पति एवं सरीसृप की वृद्धि से अधिक संबंधित है। तो जो निम्नलिखित कल्प डायनासोर हैं उनके विलुप्त होने तथा फूलों वाली वनस्पति एवं सरीसृप की वृद्धि से अधिक संबंधित है। तो क्या संबंधित है? तो वो है क्रिटेशियस। क्या है? क्रिटेशियस। जिसकी व्याख्या हम देखते हैं कि क्रिटेशियस काल है वो डायनासोर के विलोपन, फूलों वाली वनस्पति तथा रेप्टाइल की अधिकता से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो डायनासोर के जो विलोपन हुआ था तो वो किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था क्रिटेशियस काल में। ठीक है गाइस। और जो फूलों वाली वनस्पति तथा रेप्टाइल की अधिकता से संबंध कौन है? तो क्रिटेशियस काल संबंधित है। इस समय ऐसे पुष्पों का विकास हुआ जिनका संबंध कीड़ों मकोड़ों के आवास प्रवास से था। कैसा विकास हुआ था? कि जिनका संबंध कीड़ों मकोड़ों के आवास प्रवास से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन सही है, यानी कि जो प्राचीन पर्वतों के पुनर्युवन से पठारों की उत्पत्ति होती है। क्या? जो प्राचीन पर्वत हैं उनके जो पुनर्युवन है से उससे क्या कहते हैं? पठारों की उत्पत्ति होती है, यानी कि आच्छादन के कारण प्राचीन पर्वतों की ऊंचाई कम हो जाती है, उन्हें
पुनर्युवन के फलस्वरूप पठार का निर्माण होता है। आच्छादन यानी कि जो हमारे ये पहाड़ हैं और जो वर्षा वगैरह कुछ भी आता है, भूकंप वगैरह, तो जो हमारे ऊपर से टूट जाते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि जो नीचे तो धरातल काफ़ी चौड़ा है, ऊपर ये पतले हैं, तो वो आच्छादन से ये टूट जाते हैं। जब टूट जाते हैं तो वहाँ की सतह फिर कैसी हो जाती है? कुछ इस तरीके की हो जाती है। तो जो ये एरिया होती है, जो हमारी किसी भी पठार की जब ऐसी जो हमारा पहाड़ होता है, पर्वत होता है, वो ऐसे नुकीले होते हैं। और पठार कैसे होते हैं? तो ऐसे होते हैं। जब किसी भी नुकीली की यहाँ आच्छादन हो जाएगा तो वहाँ कैसा हो जाएगा? तो वहाँ ऐसी नुमा स्थिति हो जाती है, एकदम सपाट। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पठार कहते हैं। उसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है पुनर्युवन के फलस्वरूप। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं कि उद्भव होता है। ये सरिताएं धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रभावित होती हैं। इन्हें नीति सरिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इन्हें नीति सरिता भी कहते हैं। सॉरी गाइस, हमने दूसरा देख लिया था कि निर्माण होता है इस प्रकार के जो पठार होते हैं, पठारों के उदाहरण क्या कहलाते हैं? तो एल्पेशियन पर्वत कहलाते हैं। यानी कि जो जैसे ये हो गया हमारा पर्वत, तो इसका जब इस जगह पे आच्छादन हो जाएगा तो कुछ इस तरीके का हमारा पहाड़ बनेगा। तो इस तरीके के जो पहाड़ों का जो प्रकार होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अल्पेशियन पर्वत। ठीक है गाइस, क्या कहते हैं? अल्पेशियन पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नदी तंत्र लगभग उसी दर घाटी के नीचे की ओर लगातार काट सकती है जिस दर से उत्थान होता है तथा इस प्रकार सामान्य प्रतिरूप तथा कारण कायम रखती है। ये तो हो गया कथन। फिर इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है कि एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र के संबंध में नदी का जो उद्भव उत्थान तथा पृथ्वी की हलचल के फलस्वरूप भूमि के बलन से पहले होता है। किससे होता है? भूमि के बलन से पहले होता है। तो इसका उत्तर होगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। जो कारण था तो वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं कि सूची 1 जिसमें घाटियों का वर्गीकरण है तथा सूची 2 में घाटियों की विशेषता दी गई है। सूची 1 है उसमें घाटियों का वर्गीकरण है, उसके जस्ट सामने जो सूची 2 है उसमें घाटियों की विशेषता दी गई है। तो पहला है कि अनुवर्ती घाटी। तो अनुवर्ती घाटी कैसी होती है? तो किसी भी क्षेत्र के सर्वप्रथम अनुवर्ती सरिता का उद्भव होता है। ये सरिताएं धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रभावित होती हैं जिन्हें नति सरिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नति सरिता भी कहते हैं। आगे है कि परवर्ती घाटी। तो परवर्ती घाटी कैसी होती है? तो परवर्ती सरिताओं का उद्गम अनुवर्ती सरिता के पश्चात होता है। परवर्ती सरिताएं मूल अनुवर्ती घाटी से अधिक सुविधाजनक अपर्दत चट्टानों की ओर मार्ग परिवर्तित करती हैं। जो परवर्ती सरिताएं होती हैं उनका उद्गम कब होता है? तो उनका उद्गम अनुवर्ती सरिता के बाद होता है, पश्चात होता है, जो कि मूल अनुवर्ती घाटी से अधिक सुविधाजनक व अपर्दित चट्टानों का निर्माण या मार्ग परिवर्तित करती हैं। फिर है कि आक्रमणवर्ती। कैसा? आक्रमणवर्ती घाटी। तो ये नदियों के प्रादेशिक ढाल के अनुरूप ना होकर प्रतिकूल दिशा में तथा भौमिकी संरचना के आर पार प्रभावित होती है। तो ये कैसी होती हैं? ये क्या कहते हैं? जिस ओर से चल रही हैं उस ओर ना होकर इसकी परिवर्तित यानी कि प्रतिकूल, उसके ठीक अपोजिट चलती हैं, तो इनसे आप आर पार प्रभावित होती हैं। इस प्रकार इन सरिताओं का संरचनात्मक नियंत्रण से किसी प्रकार का आवासीय समायोजन नहीं होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कथन। तो नेक्स्ट में हमें कथन दिया है कि एक नवानुवर्ती भ्रंश रेखा कगार में अधोपात भाग से निचली भूमि का निर्माण होगा। क्या होगा? निचली भूमि का निर्माण होगा। तो उसका कारण होता है कि वर्तमान अपर्दन तल पर अधोपात भाग में विद्यमान चट्टान मुलायम होती है। तो जो वर्तमान अपर्दन तल पर अधोपात भाग में विद्यमान चट्टान मुलायम होती है, तो जो कथन है उसका कारण सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो कथन तो सही है लेकिन इसका कारण गलत है। क्या है? इसका कारण गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो इसका कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट है कथन। पृथ्वी के आंतरिक भाग का बाह्य क्रोड द्रवावस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि पी भूकंपीय लहरें बाह्य क्रोड में अदृश्य हो जाती हैं जबकि एस लहरें आंतरिक क्रोड तक प्रवेश करती है। तो इसका क्या होगा? तो इसका कथन सही है लेकिन इसका कारण गलत है। क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कि इसका कथन सही है लेकिन इसका कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भूसागरीय प्रकार की जलवायु की विशेषता है। तो जो निम्नलिखित भूसागरीय हैं उनकी विशेषताएं दी गई हैं। तो दक्षिणी अफ्रीका,
फिर दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका। जो दक्षिणी हवाएं जलवायु है जो भूमध्य सागरीय है वो अफ्रीका में है, और दक्षिण पश्चिमी है वो ऑस्ट्रेलिया में, और दक्षिण पश्चिमी एक संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसकी व्याख्या है कि भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच पाई जाती हैं। पवन पेटियों के खिसकाव के कारण इस जलवायु की उत्पत्ति होती है। शीत ऋतु में वर्षा एवं शुष्क ग्रीष्म इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र, मध्य कैलिफोर्निया, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिमी भाग, और न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में तापक्रम के रुद्धोष्म परिवर्तन के का कारण है, यानी कि जो वायुमंडल में तापक्रम के जो रुद्धोष्म परिवर्तन है उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है वायु का प्रसार तथा संपीड़न। क्या है? वायु का प्रसार तथा संपीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वायुमंडलीय संचरण में आवश्यक बल प्रदान करता है। तो निम्नलिखित वायुमंडलीय संचरण में आवश्यक बल प्रदान करता है, तो क्या करता है? उष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर अधिक सूर्यताप तथा ध्रुवीय अक्षांशों पर अल्प सूर्यताप के बीच ऊर्जा में अंतर। क्या करता है? उष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर अधिक सूर्यताप तथा ध्रुवीय अक्षांशों पर अल्प सूर्यताप के बीच ऊर्जा में अंतर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन सही है। तो जो तापक्रम असामान्य रूप से अधिक तथा दाब निम्नतम होता है। तापक्रम में क्या होता है? तो तापक्रम में असामान्य रूप से अधिक तथा दाब निम्नतम होता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं कि हरिकेन के केंद्र में एक शांत क्षेत्र पाया जाता है जिसमें ऊपर प्रकाश प्राय मेघ रहित होता है। इस वृत्ताकार क्रोड़ प्रदेश को चक्रवात चक्षु कहा जाता है। चक्रवात के अन्य भागों की अपेक्षा चक्षु के भीतर तापमान अधिक एवं आर्द्रता कम होती है। जो चक्षु होता है उसके अंदर जो भीतर तापमान अधिक होता है लेकिन आर्द्रता कम होती है। हरिकेन के केंद्र में वायुदाब 900 से 950 MB होता है। संभवतः चक्रवातों में यह न्यूनतम दाब होगा। क्या होगा? जब चक्रवात आते होंगे तब ये न्यूनतम दाब होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सूची दी गई यानी कि मेल दिया गया है। तो पहली सूची एक साइड दिया गया है महासागरीय धाराएं हैं और दूसरा वो महासागरीय धारा के नाम दिए गए हैं। ठीक है। तो पहला है एंगुलहास धारा। तो एंगुलहास धारा कहाँ बहती है? तो हिंद महासागर में बहती है। एल नीनो धारा तो दक्षिणी प्रशांत में। आगे देखते हैं। फिर है क्यूरोसियो धारा तो ये उत्तरी प्रशांत में, और बेगुएला धारा तो दक्षिणी अटलांटिक में। बेगुएला धारा कहाँ बहती है? तो दक्षिणी अटलांटिक में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राशि समान क्रम में समुद्री जल में विद्यमान लवणता के प्रतिशत को सही प्रदर्शित करता है। तो लवणता के प्रतिशत को कौन सा सही प्रदर्शित करता है? तो जो सोडियम क्लोराइड है वो मैग्नीशियम को, और क्लोराइड मैग्नीशियम को, और सल्फेट कैल्शियम सल्फेट को। जो सोडियम क्लोराइड है वो मैग्नीशियम को प्रदर्शित करता है, और जो क्लोराइड है वो मैग्नीशियम को, और सल्फेट तो कैल्शियम और सल्फेट को। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है और इनकी लवणता का प्रतिशत कितना है? तो सोडियम क्लोराइड 77.8%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9%, मैग्नीशियम सल्फेट तो 4.7% और कैल्शियम सल्फेट तो 3.6%। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित क्रम तट से बढ़ती हुई दूरी के अनुक्रम को दर्शाता है। तो जो ये क्रम दिया गया है वो बढ़ती हुई दूरी के अनुक्रम को दर्शाता है। तो महाद्वीपीय शेल्फ, फिर महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उठाव और वित्तल मैदान। तो ये कैसे हैं? बढ़ती हुई दूरी के अनुक्रम को दर्शा रहे हैं। ठीक है गाइस। जो महाद्वीपीय शेल्फ तो ये हो गया, महाद्वीपीय ढाल, फिर महाद्वीपीय उठाव, फिर वित्तल मैदान। ठीक है गाइस। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर्यावरणीय प्रदूषक अम्ल वर्षा होने का प्रमुख कारण है। तो इनमें से हमारी पर्यावरणीय प्रदूषक कौन सा है जो कि अम्ल वर्षा का कारण बनता है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते। तो अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। जब ये गैसें वर्षा जल में घुलकर पृथ्वी पर आती हैं तो अम्ल वर्षा होती हैं। क्या होती हैं? तो अम्ल वर्षा का रूप धारण कर लेती हैं। नेक्स्ट है कि क्यूरोसिया एक कोस्ट महासागर धारा है जो बहती है। तो वो कहाँ बहती है? क्यूरोसिया तो वो बहती है फिलीपींस के जापान को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? फिलीपींस के जापान को। नेक्स्ट है हमारा कथन कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की अपेक्षा लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लवणता की मात्रा अधिक पाई
जाती है, जिसका कारण है कि व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जल का उत्प्रवाह करती हैं तथा पूर्वी तट पर जल को जमा करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि कथन और कारण दोनों ही सही है। क्या है? कथन और कारण दोनों ही सही है, परंतु जो कथन है वो कारण का सही व्याख्या कर रहा है। क्या कर रहा है? सही स्पष्टीकरण कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन सही है। तो जो हमारा ये कथन है ये एकदम सही है। तो समोच्च रेखी जुताई द्वारा मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब तीव्र गति से बहता हुआ जल मिट्टी को काटकर गहरी नालियों व खड्डों का निर्माण कर देता है तो इसे अवनलिका अपरदन कहा जाता है। जो मिट्टी का जब तीव्र गति से जब जल होता है वो मिट्टी को काटता है तो गहरी नालियों एवं खड्डों का निर्माण करता है, तो इस तरीके का जो अपरदन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनलिका अपरदन। आगे बढ़। नेक्स्ट है सूची 1। तो मृदा निर्माण दिया गया है सूची 1 में और सूची 2 में उससे संबंधित विशेषता दी गई है। ठीक है, इसे आगे देखते हैं। तो सूची 1 में दिया गया है कि वास्तविक मृदा की रचना कैसे होती है। तो वास्तविक जो मृदा होती है उसकी रचना खनिज एवं जैविक कणों से होती है। कैसे होती है? खनिज एवं जैविक कणों से होती है। और जैविक कणों की उत्पत्ति, तो जो जैविक कण होते हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो गाइस उसकी उत्पत्ति होती है चट्टान के अपक्षय से। कैसे होती है? चट्टान के अपक्षय से। फिर है कि भारी मात्रा में मृदा क्लोराइड। जब भारी मात्रा में मृदा में क्लोराइड होती है तो चिपचिपी मृदा का निर्माण होता है। कैसा होता है? चिपचिपी मिट्टी का निर्माण होता है। फिर है कि पतली मृदा निर्माण। तो पतली मृदा निर्माण कैसे होता है? तो तीव्र ढाल से। कैसे? जब तीव्र ढाल होता है तो पतली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सूची 1 में पर्यावरणीय अवकर्षण दिया गया है। जो सूची 1 है उसमें पर्यावरणीय अवकर्षण दिया गया है तथा दूसरे में अवकर्षण के कारण संघटक दिए गए हैं। तो हम इसे देख लेते हैं कि वर्षा अम्ल। तो जो अम्ल वर्षा होती है वो किसके कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। वाहनों का धुआं। तो वाहनों के धुएं से कौन सी निकलती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। और ओजोन अपक्षयन, यानी कि जो ओजोन अपक्षय हो रहा है उसका कारण कौन सी गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर है कि भूमंडल का गर्म होना। जो हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है तो वो किसके कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन सही है। जो हमारे ये कथन है ये हमारे एकदम सही है। तो पहला है कि मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृतिका के अनुपात की रचना मृदा गठन कहलाती है। क्वेश्चन आता है कि मृदा गठन क्या होता है या मृदा गठन किसे कहते हैं? तो मृदा में बालू, सिल्ट तथा मृतिका के अनुपात की रचना को क्या कहते हैं? मृदा गठन कहते हैं। और बालू, सिल्ट, मृतिका तथा ह्यूमस जिस प्रकार एक साथ ग्रंथित होकर आकार बनाते हैं उसे मृदा संरचना कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि मृदा संरचना किसे कहते हैं? तो मृदा संरचना कहते हैं बालू, सिल्ट, मृतिका तथा ह्यूमस जिस प्रकार एक साथ मिले हुए होते हैं, ग्रंथित होकर आकार बनाते हैं उसे मृदा संरचना कहते हैं। नेक्स्ट है कि मृदा आर्द्रता बजट मृदा के जल का अवशेष है। क्या है? अधिशेष है। कौन कौन से? मृदा आर्द्रता और बजट और मृदा में जल का अधिशेष है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हुए पाए जाने वाले वनस्पति प्रकारों का सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, फिर उसके बाद आते हैं मरुस्थलीय झाड़ियाँ, फिर आते हैं टुंड्रा प्रदेश, फिर उसके बाद आता है, तो इसकी व्याख्या है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर वनस्पति का क्रम उष्णकटिबंधीय वर्षा के सवाना वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्यसागरीय और वनस्पति शीतोष्ण घास स्थल और वनस्पति टैगा और वनस्पति टुंड्रा वनस्पति। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं। ऐसे दिया गया है सूची 1 जिसमें कृषि के प्रकार दिए गए हैं और सूची 2 में विशेष प्रकार की कृषि से संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला है कि स्थानांतरण कृषि। जो स्थानांतरण कृषि होती है वो कहाँ होती है? तो वो नागा पहाड़ियों पर होती है। कहाँ पर? नागा पहाड़ियों पर। फिर है कि जीविका कृषि। तो जो जीविका के लिए जो कृषि की जाती है वो गंगा के डेल्टा पर की जाती है। आगे बढ़ते हैं कि वाणिज्यिक कृषि। तो जो वाणिज्यिक कृषि होती है वो अमेरिकी पेरी प्रदेश में की जाती है। और रोपण कृषि तो असम के बागानों में रोपण कृषि की जाती है। आगे बढ़ते हैं कि कोयला खनन। हमारी सूची दी गई है जिसमें एक सूची में कोयला और खनन क्षेत्र दिए गए हैं तथा दूसरी क्षेत्र में देश, यानी कि जो कोयला निकाला जाता है, कोयला के जो खनन स्थान है, तो एक साइड हमें कोयला खनन के नाम दिए गए हैं और दूसरी साइड उससे संबंधित देश। तो पहला है कि कारागांडा। जो कारागांडा बेसिन है जहाँ से कोयला निकाला जाता है तो वो कहाँ पर है? तो वो है कजाकिस्तान में। कहाँ पर स्थित है ये? कजाकिस्तान में। और पेचोरा बेसिन जो है वो रूस में स्थित है। कहाँ पर? रूस में। नेक्स्ट है कि ऊपरी साइलेशिया। जो ऊपरी साइलेशिया है वो पोलैंड में स्थित है। कहाँ पर? पोलैंड में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देश विश्व के पवन शक्ति द्वारा सर्वाधिक विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो इनमें से वह कौन सा देश है जो विश्व में पवन शक्ति द्वारा सर्वाधिक विद्युत उत्पन्न करता है? तो वो है जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है कि भूमध्य सागरीय कृषि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है उसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या होता है कि अंगूरोत्पादन, यानी कि अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। आगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देश में वहाँ के विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक भाग नाभिकीय संयंत्रों द्वारा होता है। वह कौन सा देश है जहाँ पर जो बिजली होती है, विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक भाग नाभिकीय संयंत्रों के द्वारा होता है? तो वो है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जनजातियां अपना जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती हैं। वह कौन सी जनजातियां हैं जो अपना जीवन यापन जो खाने की वस्तुएं होती हैं उनका संग्रह करके और शिकार से करती हैं? तो वो हैं बुशमैन, पिग्मी तथा एस्किमो। कौन कौन सी हैं? बुशमैन, पिग्मी और एस्किमो, जो कि अपने जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथन सही है, तो हम देखते हैं। तो है कि वर्ष 1900 में मध्य आयरलैंड से भारी जनसंख्या में निष्क्रमण आलू की फसल को खराब होने के कारण हुआ था। कैसे हुआ था? आलू की फसल जो निष्क्रमण हुआ था, तो वो आलू की फसल खराब होने के कारण हुआ था। कब? 1900 में। ठीक है गाइस, कहाँ पर? आयरलैंड में। आगे बढ़ते हैं कि मलेरिया के आर्थिक विकास में चीन के अप्रवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। जो मलेशिया के जो आर्थिक विकास है उसमें चीन के अप्रवासियों का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या है। फिर कुछ हम देखते हैं कि सूची 1 हमें प्रस्तावक तथा सूची 2 में प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का आधार है और जो कि सही सुमेलित हैं। तो आगे देख लेते हैं हम कि जो हैरिस है उसका है कि कार्यों की विविधता एवं स्पष्टीकरण। तो हैरिस क्या करते हैं? तो हैरिस कार्यों की विविधता एवं विशिष्टीकरण करते हैं। और जो रूसो है वो प्रधान कार्य हैं और नेल्सन सांख्यिकी आधार से और मैकेंजी पारिस्थितिकी विचार से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 है जिसमें नागरीकरण की प्रक्रियाएं दी गई हैं और सूची 2 नागरीकरण की अवस्था। तो देखते हैं कि जो नागरिक बस्ती का प्रारंभ कैसे हुआ था। तो नागरिक बस्ती का जो प्रारंभ हुआ था वो इयोपोलिस से। क्या कहलाता है? इयोपोलिस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नगरों की रचना। तो नगरों की रचना से क्या निर्माण होता है? तो नगर राज्य। ठीक है, फिर नगरों का पूर्ण विकसित होना, तो वो एक विश्व नगरी हो जाती है। क्या हो जाती है? विश्व नगरी हो जाती है। आगे है कि निम्नलिखित यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के परिक्षिप्त बस्ती की उत्पत्ति से संबंधित हैं। जो निम्न नीचे कथन दिए गए हैं वो यूनाइटेड किंगडम तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के परिक्षिप्त बस्ती की उत्पत्ति से संबंधित हैं। जिसमें पहला है कि परिवार की एकांतता की इच्छा। जो परिवार की एकांतता की इच्छा और किसानों का खेतों तक सुगमता पूर्वक पहुंचना। तो परिवार की एकांतता की इच्छा और किसानों का खेतों तक सुगमता पूर्वक पहुंचना, ये क्या कहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की परिक्षिप्त बस्ती से उत्पत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट आगे है कि निम्नलिखित कथन सही है जो कि नगर संरचना से संबंधित संकेंद्रीय वलय सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गीस द्वारा 1927 में किया गया था। तो नगर संरचना से संबंधित जो संकेंद्रीय वलय का सिद्धांत, किसका? संकेंद्रीय वलय का सिद्धांत जो है वो अमेरिकी समाजशास्त्री बर्गीस द्वारा 1927 में दिया गया था। उनका सिद्धांत अमेरिकी नगरों विशेष रूप से शिकागो के अध्ययन पर आधारित था। जो इनका बर्गीस का जो सिद्धांत था वो शिकागो के अध्ययन पर आधारित था। आगे तो सूची 1 में हमें संकल्पनाएं दी गई हैं और सूची 2 में हमें उससे संबंधित विद्वान दिए गए हैं। तो आगे हम देखते हैं कि कोटि आकार नियम। तो कोटि आकार नियम किसने दिया है? तो वो दिया है जी.के. जिप्फ ने। किसने दिया है? जी.के. जिप्फ ने। आगे है कि फुटकर गुरुत्व का नियम। तो फुटकर गुरुत्व का नियम किसने दिया था? तो वो दिया था डब्ल्यू.जे. रेले ने। किसने? डब्ल्यू.जे. रेले ने। आगे बढ़ते हैं कि सन्नगर। आगे है कि सन्नगर की संकल्पना। तो सन्नगर की संकल्पना पैट्रिक गिड्डियस ने दिया था। किसने दिया था? पैट्रिक गिड्डियस ने दिया था। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में सही है। तो जो नीचे कथन दिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में सही है। तो पहला है इसमें कि प्रदेश के विनिर्माण उद्योग का विकास हुआ था जिसके लिए जनसंख्या ने सभी स्तर के श्रमिकों, उद्यमी अनुभव, भारी मात्रा में निवेश के लिए धन की उपलब्धता तथा समीपवर्ती क्षेत्र में बृहत बाजार उपलब्ध कराया था। क्या कराया था? बृहत बाजार उपलब्ध कराया था। और विश्व की सबसे बड़ी फोटोग्राफिक कंपनी जिसका प्रधान कार्यालय रोचेस्टर न्यूयॉर्क है। तो इसका क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी फोटोग्राफिक कंपनी तो जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो उसका प्रधान कार्यालय रोचेस्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? रोचेस्टर न्यूयॉर्क में। जिसका फोटोग्राफिक का उपकरणों के निर्माण में आधिपत्य है। क्या है? फोटोग्राफिक उपकरणों के निर्माण में यह आधिपत्य है। आगे है कि वायुयान, इंजन तथा हेलीकॉप्टर निर्माण हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट
कनेक्टिकट में अधिक संकेंद्रित है। जो वायुयान है वो इंजन तथा हेलीकॉप्टर निर्माण हार्टफोर्ड और कनेक्टिकट में अधिक संकेंद्रित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन सही है। ये कथन एकदम सही है कि न्यूजीलैंड की जलवायु पश्चिम यूरोपीय तुल्य है। जो न्यूजीलैंड की जो जलवायु है वो पश्चिमी यूरोपीय के तुल्य है तथा द्वीपीय आकृति के कारण तापमान की विषमता नगण्य है। कैसी है? जो द्वीपीय आकृति है उसके कारण जो तापमान की जो विषमता है वो नगण्य है तथा ग्रीष्म ऋतु साधारण गर्म तथा आर्द्र एवं जाड़े की ऋतु कम सर्द तथा आर्द्र होती है। अधिकांश भागों का औसत तापमान कितना होता है? तो 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देश से मकर रेखा गुजरती है। तो कौन से देश से मकर रेखा गुजरती है? तो वो गुजरती है बोत्सवाना से। कहाँ से? बोत्सवाना से। जिसकी व्याख्या है कि अफ्रीका में जो मकर रेखा है वो कहाँ से? तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहरों पर तैरते हुए काष्ठ निर्मित जल स्थलीय ग्रह पाए जाते हैं। यानी कि जो नहरों और पर जो तैरते हुए काष्ठ निर्मित जो जल स्थलीय ग्रह यानी कि बोट पाई जाती हैं, लकड़ी की जो बोट पाई जाती हैं घर की तरह, वो कहाँ पर पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती हैं वियनटेन में। कहाँ पर? वियनटेन में। तो गाइस हमारी ROA से संबंध जो भी जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। ये आपकी आगामी जितनी भी परीक्षाएं उन सभी के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू गाइस।